मोहतरम हज़रात, आज एक बार फिर बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे दरमियान दबिस्तान लखनऊ के कुछ मशहूर और मरूफ शोराए कराम, अदीब और माहिर तालीम हज़रात बज़्म उर्दू सीतापुर की इस छोटी सी जो एक शेरी नशिस्त है या एक अदबी इल्मी बैठक है, इसमें तशरीफ़ लाए हैं और मैं बज़्म उर्दू की जानिब से आप तमामी हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ। बिलख़ुसूस मोहतरम रिज़वान अहमद फ़ारूक़ी साहब, हैदर अलवी साहब, हमारे डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब, जमाल अहमद साहब और आज़म कुरैशी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी गुजारिश पर आज की इस महफ़िल को, बज़्म उर्दू की इस छोटी सी महफ़िल को बहुत ही खूबसूरत बनाया। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आज की जो एक सिलसिला है, एक तरीक़ा है, मैं उसके लिए आज की इस नशिस्त के लिए सदारत का ऐलान करते हुए मैं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमामी हज़रात मेरी इस बात को तायीद करेंगे, मैं जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब का नामी पेश करता हूँ, जो कि बज़्म उर्दू सीतापुर के सदर भी हैं, कि आज की इस शेरी नशिस्त की आप सदारत फरमाएँगे। हमारी इस महफ़िल में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हमारे दरमियान हमारे बड़े भाई डॉक्टर रिज़वान अहमद फ़ारूक़ी साहब और मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर हमारे दरमियान हैदर अलवी साहब और डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। हम बज़्म उर्दू की जानिब से आप तमामी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बकिया तमाम हमारे जो मेंबरान हैं बज़्म उर्दू के, हमारे ज़िले के जो शोरा हैं, जैसे कि हाफिज़ मसूद महमूदाबादी साहब, मौलाना अतहर कमलापुरी साहब, रियाज़ुद्दीन रियाज़ खैराबादी साहब, कारी आज़म साहब, इन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ बज़्म उर्दू के सदर आली जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब से कि वो आज के इस मौके पर अपने चंद अल्फाज से इस महफ़िल का आगाज़ भी फरमाएँ और अपने तासुरात का इजहार करने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब। ऐसे शुरू करता हूँ कि रहीम कहते हैं उसको, करीम कहते हैं। वाह। रहीम कहते हैं उसको, करीम कहते हैं। हम अहले इश्क अलीम व हकीम कहते हैं। वाह वाह वाह। हम अहले इश्क अलीम व हकीम कहते हैं। और अदा है जिसकी खताएं मुआफ़ कर देना, अदा है जिसकी खताएं मुआफ़ कर देना, उसी को लोग गफूरुर रहीम अदा है जिसकी खताएं मुआफ़ कर देना, उसी को लोग गफूरुर रहीम कहते हैं। और सलाम उस ज़ात पर जिसका लक़ब है मुहसिन आज़म, सलाम उस ज़ात पर जिसका लक़ब है मुहसिन आज़म, हज़ारों करोड़ों जिसके एहसानात हैं सारे ज़माने पर। इन अल्फाज़ के बाद मोहतरम हज़रात 82 से ऊपर हमारी उम्र गुज़र चुकी है माशाअल्लाह। उस एतबार से 70-75 बरस का आदमी पस मंज़र हमारे सामने है, तो वहीं से हम गुफ्तगू की इब्तिदा करना चाहते हैं। हमारे उस्ताद थे मौलाना आगा अशहर लखनवी साहब, जो प्यारे साहब रशीद लखनवी के शागिर्द थे। तारीख़ उर्दू अदब जो बाबू राम सक्सेना की है, उसके अंदर मौलाना आगा अशहर साहब का जिक्र है, उनके शागिर्दों में जिक्र। उन्होंने एक वाक़या बयान किया था, वहीं से हम इब्तिदा करते हैं कि फ़र्क का आप अंदाज़ा करें। उन्होंने एक वाक़या बताया कि हमारे उस्ताद प्यारे साहब रशीद ने आखिर उनमें नशिस्तों मुशायरों में जाने से इनकार कर दिया था। कहा कि नवाब शीश महल ने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छी नशिस्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप प्यारे साहब रशीद को लेके आएँ। उन्होंने कहा हमने वादा कर लिया। हम गए और हमने कहा कि उस्ताद मोहतरम फला फला तारीख़ को शीश महल में एक नशिस्त है, आपकी सदारत में है और हम वादा करके आए हैं, इसलिए आपको चलना है। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे। कहा जब हम गए तो हमको तैयार मिले, शेरवानी नक़ब पहने हुए हमारे साथ चले। जब नवाब साहब के कमरे में
انہوں نے ایک پیر رکھ کے ایسے نظر ڈالی اور اپنے پاؤں کو واپس کھینچ لیا اور کہا واپس چلے آئے. ہم کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا کیا. ہم ایک ہفتے تک کے ان کے گھر نہیں گئے. اس کے بعد انہوں نے خود ہم کو بلوایا اور میں کہا کہ تم ناراض ہو گئے. میں کہا استاد آپ نے ناراض ہونے والی بات کر دی. کہا کیا؟ کہا کہ آپ نہ جاتے تو بہتر تھا اور آپ گئے وہ آپ واپس چلے آئے. تو انہوں نے جو بات کہی وہ بدلا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کمرے پر ایک نظر ڈالی تو ایک صاحب، سب کو نہیں بتایا، ایک صاحب ننگے سر بیٹھے تھے. اگر میں بیٹھ جاتا تو محفل کے آداب یہی ہو جاتے. یہ تھی ہماری ادبی اور شعری نشست، جہاں تہذیب ہماری ہوتی تھی کہ کیسے ہم کو اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنا. اور اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ گھر کا ہمارے دینی اور ادبی ماحول تھا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تب سے شعر کہہ رہے ہیں. اپنے والد صاحب کے اشعار پڑھا کرتے تھے، شاعر ہمارے ہاں آتے رہتے تھے. دو بڑے اسکول ہمارے شہر میں تھے، ایک نواب ابراہیم حسین ملا سیتا پوری کا، جہاں لکھنؤ کے شعراء اس طرح سے رہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ یہیں کے رہنے والے. ملا صاحب کے ہاں کوئی نشست مولانا افقر موہانی صاحب کی صدارت کے بغیر نہیں ہوتے. اور دوسرا ایک مرکز تھا کنور سورج نرائن سنہا ادب سیتا پوری، جو پلو بابو کے نام سے مشہور تھے. ان کی گفتگو، ان کا رہن سہن، ان کا پہناوا کہیں پر سے یہ ثابت نہیں ہونے دیتا تھا کہ یہ غیر مسلم. انشاءاللہ ماشاءاللہ لگا کے وہ گفتگو کرتے تھے. کبھی ان کے چہرے پر شکل نہیں آئی. ان کے یہاں شاید لوگ پڑے رہتے تھے. اور لکھنؤ میں یہ پورا جو گروپ تھا صادق لکھنوی کا، اس پورے گروپ کو ہم نے پلو بابو کے یہاں ہی لیا. سراج لکھنوی صاحب کو ہم نے لکھنؤ میں نہیں دیکھا، سیتا پور میں دیکھا. ہمیں آج بھی یاد ہے کہ سراج صاحب نے یہاں ایک شعر پڑھا تھا. اس زمانے میں شعر ایسے ہوتے ہی تھے جو یاد ہو جاتے تھے. انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ آنے جانے والوں سے معلوم ہو جاتا ہے حال. آنے جانے والوں سے معلوم ہو جاتا ہے حال، اس لیے بیٹھا ہوں ان کی رہگزر کے سامنے. یہ سراج صاحب نے شعر پڑھا تھا. مہذب لکھنوی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا. تو ہمارے جو عارف صاحب تھے تو پتہ نہیں کہ نفسیاتی طور پر اس شعر نے ان کے اوپر کون سی کیفیت تاری کی کہ عارف صاحب بے ساختہ رونے لگے تھے. انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ آئیے جلد آئیے اب دم لبوں پر آ چکا. آئیے جلد آئیے اب دم لبوں پر آ چکا، آخری آواز دیتے ہیں بڑی مشکل سے. عارف صاحب بہت زور سے رونے لگے، چیخ پڑے تھے. تو پہلے نشستوں میں اس طرح کے شعر پڑھے جاتے تھے جو دل و دماغ پر اپنا اثر ڈالتے تھے اور یاد ہو جاتے تھے. دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ بیت بازی کا شوق تھا، اس لیے اچھے اشعار یاد کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری. سیتا پور میں سب سے پہلی بات آئی لکھنؤ کی تو عرض ہونا تھا کہ سیتا پور میں سب سے پہلے جو ایک شاعرہ تشریف لائی وہ ڈاکٹر شاعری رضوی صاحب کے ساتھ آئی. اور پہلا مشاعرہ تھا جس میں ڈاکٹر شاعری رضوی نے لچھے دار نظامت کی تھی. ورنہ یہاں جو رواج تھا کہ نام پکار دیا جاتا تھا کہ فلاں صاحب اپنا کلام سنا چکے ہیں اور اب فلاں صاحب اپنا کلام سنائیں. تو وہ جو لائے تھے پھول لکھنوی، پہلی بار سیتا پور کے مشاعرے میں کسی شاعرہ کا تو انہوں نے پڑھا تھا کہ تلاش یار میں جو غم ملیں گے، تلاش یار میں جو غم ملیں گے وہ میرے حوصلوں سے کم ملیں گے. وہ میرے حوصلوں سے کم ملیں گے. اور جہاں دنیا نگاہیں پھیر لے گی اسی منزل پر تجھ سے ہم ملیں گے. صاحب ہے کہ ایک خواتین کے منہ سے یہ شعر پورا مشاعرہ اڑ گیا. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کون آدمی پڑھے. تو شارف صاحب نے خود ایک نظم پڑھی تھی جس کا عنوان تھا زہرہ جبی، اور بہت کامیاب ہوئے سے شاعری. ہاں وہی ہماری پہلی نظامت یہاں تھی اور پہلی طرح ایک کامیاب مشاعرہ. خیر وقت گزرتا گیا
माहौल बदलता गया। हमने लखनऊ में 3 बरस सर्विस की, 1967 से लेकर 70 तक इस्लामिया कॉलेज के प्राइमरी सेक्शन में हम थे। हमारे जाने की एक वजह ये भी थी कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और हम ग्रेजुएशन करना चाहते थे। कानपुर से करना नहीं चाहते थे, लखनऊ से करना चाहते थे। और लखनऊ में ये था कि लखनऊ में 10 किलोमीटर के अंदर जो लोग मुलाजिमत करते थे उनको इजाज़त मिलती थी, लेकिन 5 बरस से पहले इजाज़त नहीं मिलती जी। हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमारे वालिद के पीर भाई थे शफीकुर रहमान खान साहब, एजुकेट हाई कोर्ट के वकील थे, बहुत मशहूर वकील थे। हमने उनसे बताया जाके, उन्होंने कहा कि तुम फार्म लाओ जाके यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मेरे पास आना। फिर हम फार्म ले गए, फार्म हमने उनको भर के दे दिया। उन्होंने पहले ही साल हमारे फार्म को फार्मर करा दिया और इस तरह से मगर 3 साल में होता था। 3 साल में हमने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया। उसके बाद 70 में हम सीतापुर, क्योंकि हमारी वालिदा की ख्वाहिश थी, हम वापस थे। यहाँ आके यहाँ जो पुराने लोग थे वो रुखसत हो चुके थे। अंजुमनें जो थी उनका भी वजूद नाम का रह गया था, तो हमने 1970 में बज़्म उर्दू को कायम किया। हालांकि उस वक्त यहाँ बुजुर्ग शायर भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी भी हमने कायम किया। उनको हमने बुलाया, उन्होंने बड़ी हमारी हिम्मत की। आज हमारी बज़्म उर्दू को 55 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ, हम 2 लोग हैं जो इसके बागी हैं, एक मैं हूँ और एक आरिफ महमूदाबादी साहब हैं जो लखनऊ में जिनका क़याम है, ताकि आपके शिरकत करते रहे। इस तरीके से हमारी अंजुमन के 55 बरस मुकम्मल हुए। हमने अरसे में एक माहनामा भी निकाला शायद के नाम से, 14 साल तक सीतापुर टाइम्स से निकाला। 30 बरस कौमी आवाज़ के हम करस्पॉन्डेंट सीतापुर में रहे। इस तरीके से सहाफ़ती दुनिया में भी और शेरी दुनिया में भी बज़्म उर्दू के ज़रिए हमने उर्दू का काम किया। यहाँ के जितने इंटर कॉलेज हैं उन सब में हमने उर्दू कायम कराई। और एक वाक़या भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, वाक़या भी बयान करने के लायक है कि आप लोग जानते होंगे कि राजेंद्र कुमार गुप्ता जो थे वो जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और कई बार वो मिनिस्टर रहे हमारे यहाँ, बहुत पक्के भाजपाई थे। लेकिन इसके बावजूद जब उनसे ये बात हुई कि उर्दू के लिए हम कोशिश करते हैं, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। तो मैंने उनसे एक बात कही कि गुप्ता जी, गवर्नमेंट स्कूल बहुत पुराना है हमारे यहाँ, और यहाँ जोश मलिहाबादी और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी पढ़ चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ इंटर में उर्दू नहीं है, तो यहाँ उर्दू आप खुलवा दीजिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा, आज तो अगर आप किसी नगर पालिका के मेंबर से बात करें तो ये कहेगा कल आइएगा, परसों आइएगा, आज छुट्टी है। उन्होंने हमसे कहा कि आपके पास वक्त है? मैंने कहा जी, ताकि आइए। रिक्शा बुलाया, तब रिक्शे चलते थे, हम दोनों रिक्शे में बैठे, गवर्नमेंट स्कूल आए। उन्होंने भटनागर प्रिंसिपल से तो उनसे कहा कि भटनागर साहब आपके यहाँ इंटर में उर्दू नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। तो कहा क्यों? कहा कि मजबूरी है कि हमारे यहाँ 4 ही मुस्लिम बच्चे और 5 से कम में होती नहीं है। तो हम कैसे कम में अब अप्लाई भी नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई दुश्वारी बाद में तो नहीं बताएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन फार्म लाइए। एक एडमिशन फार्म लिया। या इससे भी ये भी आप अंदाज़ा करिए कि जब करना चाहते हैं तो कैसे कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन फार्म लाइए। हमने कहा एडमिशन फार्म भरिए। हमने एडमिशन फार्म पैसे निकाले, हमने बहुत का नहीं कहा। ये 6 माह की प्रिंसिपल तो वो टीचर रह चुके थे, ये 6 माह की फीस जमा करिए, इसका एडमिशन करिए और कल रिपोर्ट भेज दीजिए, हम वहाँ से करा देंगे। और ये 5 लड़के आपके पास हो गए और 6 महीने के बाद इसका नाम काट दीजिएगा कि टीसी न देने की वजह से इसका नाम काटा जाता है, जब तक आपके यहाँ उर्दू हो जाएगी। तो उनके ऐसे किया गया, उर्दू यहाँ कायम हो गई। सफदर हुसैन आबदी यहाँ इंटीग्रेट के टीचर थे, वो लेक्चरर हो गए। हाँ, उससे पहले अकबर मजीद साहब भी यहाँ SGI रहे और इंटीग्रेट के टीचर रहे थे। तो मतलब इस तरीके से बज़्म उर्दू ने स्कूल कॉलेजों में उर्दू के लिए हाँ
शबीना स्कूल चलाए, जामिया उर्दू का बहुत बड़ा सेंटर हमने कायम किया, जबकि मौलवी उर्दू और कामिल बीए के बराबर था, मौलवी उर्दू बीएड के बराबर था। तो रजिस्ट्रार ने यही बात कही कि आपका जूनियर स्कूल इतना बड़ा है और इतना बड़ा सेंटर हम आपको कैसे देंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम सेंटर लेके जाएंगे, हम पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए, हम चले आए वापस। तो उन्होंने नसीब कुरैशी नजीराबाद में थे, लखनऊ नजीराबाद में उनकी कपड़े की दुकान थी और वहाँ वो लीडर थे, तो उनको भेजा उन्होंने। वो आए और इत्तेफाक से हमारे क्लासेस चल रहे थे, उन्होंने जो देखा तो उन्होंने कहा कि मस्त साहब आपका सेंटर होगा चाहे मेरी नौकरी पे हट पा जाए। और हमारे यहाँ जामिया उर्दू का कामिल और सब इस तरीके से बज़्म उर्दू अपने 55 बरस मुकम्मल कर रही। हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग इत्तेफाक से एक तकरीब में तशरीफ़ लाए थे और यहाँ ले आए। इंशाअल्लाह ये तो खुशतर का प्रोग्राम है, हम इंशाअल्लाह आपसे टाइम लेके एक प्रोग्राम 15-20 दिन के बाद करेंगे और हम चाहेंगे कि बज़्म उर्दू की वजूदात भी हम बयान कर सकें और जिसका जिक्र आप दूसरी जगहों पर भी कर सकें। और हाँ कि उर्दू अगर ज़िंदा नहीं रहेगी तो हमारी शायरी का कौन पढ़ेगा। दूसरी बात ये कि उर्दू हमारी ज़बान ही नहीं, उर्दू हमारी दीनी ज़बान भी है, मादरी ज़बान भी है, हमारी तहजीबी ज़बान भी है। अगर उर्दू ख़त्म हो गई तो हमारी तहजीब भी ख़त्म हो जाएगी और उर्दू के कमज़ोर होने से हमारी जो है वो वाकई हमारे घरों की तहजीब जो कमज़ोर है। हाँ 1983 में मिसेस इंदिरा गांधी ने एक बयान दिया था, केरल में उन्होंने कहा था कि अगर उर्दू कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। हाँ तो हमने एक आर्टिकल छापा था, तो हम सीधा निकालते थे सीतापुर टाइम्स से, हमने एक आर्टिकल छापा था कि इंदिरा गांधी का जहन आरएसएस का, उनका जहन आरएसएस का, दिल भाजपा का और ज़बान कांग्रेस की। ये हमने आर्टिकल छापा था, वो कांग्रेस वाले बहुत खरीद के हमारा मानने गए थे। हमने कहा उन्होंने बयान तो दिया, अब वज़ीर आज़म बयान दे के अमल में न लावे। हाँ फिर हमने उनको जब यहाँ आई तो हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया था। मेमोरेंडम देने में हमारी एक लाठी भी पीठ पे पड़ी थी, जो आज भी जब कभी दर्द करती है तो हमको याद आ जाता है कि हमने ये काम अंजाम दिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।